मगर मेरी दादी और मम्मी बोलते घी खाना चाहिए, घी जरूरी खाना। सारे नहीं खाते हैं, मैं खाता हूँ, मेरे घर वाले खाते हैं। मेरा पाँव बहुत दुखता है, डॉक्टर ने बोला है 2 टाइम दूध पीने का, तो मैं पीती हूँ। हम सालों से घर पर A2 मिल्क ही यूज़ करते हैं और वही पीते हैं। हाँ, मतलब अभी वे प्रोटीन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे प्रोटीन से हमें बहुत सारे एडवांटेजेस है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपा शाह हूँ। इस एपिसोड में मैं प्लांट बेस्ड के माध्यम से सेहतमंद रहने के तरीके सीखने के बारे में बताऊंगी। यह सब लगभग 15 साल पहले शुरू हुआ, जब मैंने डॉक्टर नंदिता शाह की एक वर्कशॉप में भाग लिया, जिसमें मैंने सीखा कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है। मेरे परिवार का एक सदस्य डायबिटीज़ का शिकार था और उन्होंने सालों से इस तकलीफ़ को देखा है। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और चौंक गई थी, क्योंकि मैंने एक मेडिकल डॉक्टर के रूप में पहली बार सुना था कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। मैंने सोचा, ठीक है, यह सब क्या है। मैंने वर्कशॉप में 30 दिनों के लिए डेयरी उत्पादों को छोड़ने के बारे में सीखा। सच कहूँ तो मुझे लगा कि यह बहुत ज़्यादा है। हमेशा ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाया है मैंने, लेकिन आप जानते हैं, डेयरी उत्पादों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि मैंने डॉक्टर नंदिता से यह सुना था, मैंने सोचा चलो 30 दिनों के लिए इसे आजमाया जाए। बस एक प्रयोग। मैंने बिल्कुल यही किया। मैं एक वेजिटेरियन गुजराती परिवार से हूँ। हम बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे दही, मक्खन, घी, पनीर, कभी कभी आइसक्रीम, श्रीखंड, आइसक्रीम के साथ कोल्ड कॉफ़ी, रसगुल्ला। बस ये सभी खाने की चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैंने डेयरी उत्पादों को पूरी तरह छोड़ दिया। पहले हफ्ते में ज़्यादातर खाने की चीज़ों में मैंने कुछ बदलाव देखा, फिर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते में पूरा बदलाव। मैंने पाया कि मुझे 18 साल से माइग्रेन के सिर दर्द की तकलीफ थी। एसिडिटी, उल्टी, मैं बस लेट जाती और ठीक हो जाती। अगले ही दिन माइग्रेन का सिर दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। पहले महीने में ही एसिडिटी कम हो गई, उल्टी नहीं हुई। हर सुबह मैं अपने शरीर में कुछ हल्कापन, बहुत उत्साही, मानसिक रूप से बहुत शांत और दर्द मुक्त महसूस करती थी। कितनी आज़ादी, कितनी खुशी, और मैं इसे काफ़ी प्रभावित हो गई। मैंने तय किया कि मुझे यह 100% करना ही होगा। हाँ, मैंने अपने आहार से सभी डेयरी की चीज़ों को 100% त्याग दिया। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह था कि मैं पश्चिमी चिकित्सा में पढ़ाई करके डॉक्टर बनी हूँ, जो 25 साल से ज़्यादा समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ। डेयरी में क्या गड़बड़ है? मेरे टेबल पर आने वाले दूध के गिलास में क्या गड़बड़ है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या डेयरी मेरी सेहत के लिए इतनी हानिकारक हो सकती है? मैंने डेयरी से जुड़ी सभी तकलीफ़ों को खोज करने की अपनी यात्रा शुरू। मैं ऐसे कई डॉक्टरों से मिलने लगी जो इस बारे में जानते थे। मैंने उस समय इंटरनेट पर किताबें पढ़ी, बहुत कम वीडियो थे। मैंने उन्हें देखना शुरू किया और इसके बारे में सब कुछ सीखा। मुझे समझ में आया कि डेयरी की चीज़ों में क्या गड़बड़ है, और यही वह यात्रा है जिसके बारे में मैं इस एपिसोड में बताने जा रही हूँ कि जब हम डेयरी की चीज़ लेते हैं तो क्या समस्या होती है और कैसे होती है। डेयरी की चीज़ें वास्तव में हमें स्वस्थ बनाने के बजाय बीमार बना रही हैं। हम भारतीयों को डेयरी की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। हम दुनिया में दूध के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक हैं।
साथ ही दुनिया में गाय के मांस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। हमें डेयरी की चीज़ें कैसे पसंद हैं? चेन्नई में दही चावल है, पंजाब में लस्सी और पनीर है, गुजरात में मक्खन है, छाछ है, महाराष्ट्र में ताक है। हमें डेयरी उत्पाद बहुत पसंद हैं, हम उन्हें खाते हैं। कम उम्र के लोग पनीर खाते हैं, बुजुर्ग लोग पनीर और घी पसंद करते हैं। हम तो बस चाय पीना पसंद करते हैं। डेयरी में समस्या कहाँ है, बताइए? इस अध्याय में आपको होल फूड, प्लांट बेस्ड और वीगन जैसे शब्द सुनने को मिलेंगे, तो मैं आपको आराम से इनके बीच का अंतर समझा देती हूँ। होल फूड का मतलब जो प्रोसेस्ड नहीं होते बल्कि प्लांट बेस्ड होते हैं, और हो सकता है कि वे मूल रूप से पौधे से ही बने हों। इसमें किसी भी जानवर का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही कोई डेयरी प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसमें चीनी या मैदा जैसे कई प्रोसेस्ड खाने की चीज़ें शामिल हो सकती हैं, और अंत में आखिर वाला वीगन है। वीगन शब्द का मतलब यह है कि यह वास्तव में पशु कल्याण आंदोलन का हिस्सा है, जो पूरी तरह से जानवरों के बारे में है, जबकि जानवरों के लिए एक पौधा आधारित आहार भी वीगन आंदोलन का हिस्सा माना जाता है। इसलिए कई बार जब हम वीगन आहार शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब वास्तव में प्लांट बेस्ड डाइट होता है। डेयरी कई कारणों से हानिकारक है, लेकिन सबसे पहला कारण यह है कि हर स्तनधारी केवल अपने बच्चों के लिए ही दूध बनाता है और कुदरत में कोई भी जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। इसका मतलब है सूअर कभी भी बकरी का दूध नहीं पीते, बंदर हाथी का दूध नहीं पीते, तो हम क्यों दूसरे जानवर का दूध पीते हैं? इस बात को सोचिए ज़रा, और पूरा जीवन पीते रहते हैं। दूध वह भोजन है जिसे कुदरत ने केवल अपने शिशुओं के लिए बनाया है, इसलिए हमें किसी और जानवर का दूध नहीं पीना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हम गाय का दूध छोड़ देते हैं तो हमें किसी भी तरह के दूध की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वह प्लांट बेस्ड दूध ही क्यों ना हो। किसी भी तरह का दूध सिर्फ हमारी खुशी के लिए होता है, हम किसी भी तरह से खुद को वंचित महसूस ना करें। इसलिए असलियत में हम किसी भी प्रकार के दूध की ज़रूरत नहीं रखते। केवल एक शिशु को दूध की ज़रूरत होती है, वो भी केवल अपनी ही माँ का। माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो एक शिशु को स्वस्थ बनाए रखते हैं। क्योंकि जब हम गाय का दूध लेते हैं तो हम उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, चाहे वह हाथों से या दूध निकालने वाली मशीनों से। गाय का अपना बच्चा ही थन से दूध पिए, ऐसा उसे कुदरत ने बनाया है। हाथ और मशीनों से दूध निकालने पर गाय के थनों पर चोट आ जाती है, जिससे बेहद सूजन और कठोरता उसके थनों में आ जाती है। और इसका अर्थ यह है कि गायों को हर दिन एंटीबायोटिक्स खिलाने पड़ते हैं, और यह तैयार किए गए चारे में एक हिस्सा होते हैं। इसलिए जब हम दूध का सेवन करते हैं तो अनजाने में ही एंटीबायोटिक्स भी खा रहे होते हैं। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो हम उसे शायद ही कभी एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बच्चे पर असर करेगी। अगर माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है तो हम उसे एंटीबायोटिक नहीं देना चाहते, क्योंकि यहाँ पर भी वह असर करेगा बच्चे पर। हम इस बारे में बहुत सावधान रहते हैं। हम हमेशा इसे नहीं देना चाहते क्योंकि इससे बच्चे पर असर पड़ सकता है। लेकिन जब हमारे टेबल पर दूध का गिलास आता है तो हम वही सवाल पूछना भूल जाते हैं, इस दूध की माँ या अन्य माताओं को कौन से एंटीबायोटिक दिए गए थे, या अन्य माताओं का दूध मिलाया जाता है और आपकी मेज पर आता है। ये आपके सिस्टम में अनजाने में जाने वाले कई एंटीबायोटिक्स का मिश्रण होता है। और तैयार रहें,
कि आपकी इंटेस्टाइन के कीटाणु इन एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करेंगे और इसका परिणाम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगा। यह किसी भी डॉक्टर के लिए कठिन समस्या है। आपके दूध के गिलास में क्या है? क्या आप डायोक्सिन जानते हैं? ये जहरीले रसायन हैं जो नेचर को दूषित करते हैं। ये फैट में पाए जाते हैं और सभी खाने की चीज़ों में जिनमें फैट की मात्रा अधिक होती है वे अधिक डायोक्सिन जमा करेंगे। हम ह्यूमंस खाने के ज़रिए डायोक्सिन के संपर्क में 90% तक आते हैं। और खाना कौन सा खाना है? यह डेयरी और मांस है। जब आप ज़्यादा डेयरी और मांस खाते हैं तो डायोक्सिन आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ आपके शरीर के विभिन्न कार्यों को रोकना शुरू कर देते हैं और विकास में देरी हो सकती है वगैरह। डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। वे पूरे इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में बेचे जाते हैं क्योंकि उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, खपत बहुत अधिक है और वे बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। इसलिए जब कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तो दो तरह का एक जैसा बाज़ार होता है। एक तो सेम दिखने वाले उत्पाद बनाना और दूसरा उनमें मिलावट करना, उन्हें दूषित कर देना। तो एक बहुत ही मज़ेदार संवाद है जिसका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। भैया जी, दूध में पानी डाला है क्या? बेशक, वही कुछ कहने नहीं वाला है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके टेबल पर क्या आने वाला है। समय समय पर हम अखबारों में नकली दूध के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं। आप जानते हैं, कहीं गाय या भैंस नहीं है, कहीं मांस प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जा रहा है या दूषित हो रहा है। साथ ही समस्या यह है कि हमारा उत्पादन एक निश्चित मात्रा में है, हमारी मांग बहुत अधिक है और बाज़ार में इस मांग को पूरा करने के लिए यह पैरेलल बाज़ार चल रहा है। और चाहे जो भी हो, हमारी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, इस मुद्दे को पकड़ नहीं पाती है। सरकारी प्रयोगशाला ने पूरे इंडिया में दूध की जांच की थी। उन्होंने खुद पाया कि भारत के कई स्टेट्स जिनमें कि बहुत मिलावट की जाती है और सरकार इस तरह की प्रथाओं से बहुत निराश है। तो यह एक फैक्ट है, इसमें सोडा या वॉशिंग पाउडर होता है या हमें नहीं पता कि इसमें क्या होता है, और इनमें से कुछ चीज़ें हमारे आंतरिक अंगों के लिए बहुत हार्मफुल हैं। हम इसकी बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनमें बदलाव हो सकता है। वे हैं मावा। मावा का इस्तेमाल कई इंडियन मिठाइयों में किया जाता है। साथ ही दूध का इस्तेमाल चाय में भी किया जाता है। फिर मक्खन। मक्खन पूरी तरह से नकली हो सकता है। आपके पास पनीर भी है जिसमें टोफू हो सकता है। और फिर अंत में आइसक्रीम। इसके अलावा घी में भी अक्सर मिलावट की जाती है। तो अगर आप दूध को ध्यान से देखें तो असल में दूध क्या होता है? दूध में ज़्यादातर मात्रा में पानी होता है। इसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है और कुछ फैट भी होता है। लेकिन दूध में सबसे बड़ा पोषक तत्व चीनी होती है, जिसे लैक्टोज कहा जाता है, जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है जिसे हमारा शरीर पचाता है। तो आप जो पी रहे हैं वह सही में एक शुगर से भरा पदार्थ है। इसलिए माँ के दूध में मौजूद सभी अन्य तत्व मानव शिशु के लिए बिल्कुल पूर्ण मात्रा में होते हैं। इसलिए जब आप किसी जानवर के दूध पर स्विच करते हैं, चाहे वह गाय,
भैंस, बकरी इत्यादि कुछ भी हो, तो आपको माँ के दूध जैसा स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए अत्यधिक चीनी मिलाने से यह छिपाया जाता है। आप जानते हैं, यह बच्चे को किसी भी मीठे शुगर से भरे पदार्थ या किसी भी मीठे भोजन जैसे चॉकलेट, अन्य मिठाइयों की ओर आकर्षित करता है। बच्चे चीनी के आदी हो जाते हैं क्योंकि यह आपको आनंद प्रदान करता है और यह आपको चीनी की लत देता है, और इसके कारण बच्चे को दूध में चीनी वाला हिस्सा पसंद आने लगता है। इसका दूध में मौजूद पोषण से कोई लेना देना नहीं है जो बच्चे को दूध की ओर आकर्षित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि डेयरी मूल रूप से, अगर आप इसे चिकित्सा के नज़रिए से देखें, तो पशु जगत में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो दूसरे जानवर का दूध पीता हो। और वो खाना जिसमें सबसे ज़्यादा पशु एस्ट्रोजन की मात्रा होती है वो डेयरी है, और इसलिए दूध देने वाली गाय का दूध ज़्यादा एस्ट्रोजन स्तर वाला होता है। हालांकि होता ये है, जब गाय दूध दे रही होती है तब उनका प्रजनन हो चुका होता है, और इंसानों द्वारा इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वे दूध देते समय भी प्रेग्नेंट हो सकती है, और एक बार जब वे प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस गाय में एस्ट्रोजन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, मेरा मतलब है ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां छोटी लड़कियों में बहुत कम उम्र में ही यौवन आ रहा है, जैसे कि 9 साल की उम्र में। आप जानते हैं, यह यौवन डेयरी उत्पादों में पाए जाने वाले हार्मोन के कारण हो रहा है। गाय के दूध में मौजूद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, भगवान जाने क्या क्या, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर, इनमें से बहुत से हार्मोन जो बहुत मात्रा में भरे होते हैं और उबालने से भी खत्म नहीं होते, वे वहाँ मौजूद रहते हैं। तो ये हार्मोन छोटे बच्चों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और फिर शरीर इन हार्मोन के बारे में भ्रमित हो जाता है, चाहे यह हमारा अपना हार्मोन हो या फिर गाय का हार्मोन। शरीर को पता नहीं चलता है। इसी कारण लड़कों में मोटापा और गायनेकोमेस्ट्रिया विकसित हो रहा है। लड़कियां जीवन में बहुत कम उम्र में यौवन प्राप्त कर रही हैं। छोटी लड़कियां पीसीओडी, मासिक धर्म संबंधी विकार और दर्दनाक पीरियड्स से पीड़ित हो रही हैं। तो हम अचानक सुनते हैं कि एक 9 साल की लड़की को मासिक धर्म आ गया है। उसे यह भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। यह शारीरिक रूप से भी जानकार नहीं है, बारीक घटनाओं के लिए तैयार नहीं है। आमतौर पर मासिक धर्म का सामान्य समय 13 से 14 साल होता है, और यही वह समय होता है जब धीरे धीरे दिमाग इमोशनल रूप से स्थिर और तैयार होता है। शरीर का विकास भी मेल खाता है, लेकिन यहाँ शारीरिक विकास है, हार्मोन जल्दी में है और उसे मासिक धर्म आ गया है, लेकिन वह मेंटली और इमोशनली बिल्कुल तैयार नहीं है, और यह एक बच्चे पर बहुत बड़ा तनाव पैदा करता है। मासिक धर्म होना बच्ची के लिए सही नहीं है, यह एक किशोरी लड़की के लिए है। तो यह हमारे समाज में बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। इसलिए दूध सभी उम्र के बच्चों में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। सबसे कम उम्र के बच्चों से लेकर शिशु और छोटे बच्चों तक वे बहुत सारा दूध पीते हैं। वे पौष्टिक खाने से इनकार करते हैं और इस वजह से वे अक्सर बीमार पड़ते हैं। उन्हें अनीमिया हो जाता है, उन्हें कफ हो जाता है। बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उन्हें मूड से रिलेटेड और व्यवहार संबंधित समस्याएं भी हो जाती हैं। बड़े बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित बहुत सारी एलर्जी होती है, जैसे एलर्जिक राइनाइड्स, अस्थमा, त्वचा संबंधित समस्याएं,
वे अक्सर बीमार पड़ते हैं। इसलिए कुल मिलाकर दूध बच्चों और किशोर अवस्था में भी बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, पशु उत्पादों और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने की चीज़ों की बड़ी डिमांड के कारण हम समय से पहले प्यूबर्टी देख रहे हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का यूज़ कम करने और प्लांट बेस्ड फूड्स के पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। मैं अक्सर अपने मरीजों की केस हिस्ट्री को देखती हूँ और मुझे पता चलता है कि वे दूध को पचा नहीं पाते। उन्हें एसिडिटी होती है या उन्हें अपच हो जाती है। उन्हें कभी कभी दस्त भी हो जाते हैं या उनमें से कुछ को बहुत ज़्यादा गैस की समस्या भी होती है। इसलिए वयस्क आबादी में दूध के पाचन में समस्या होती है। इसके अलावा मैंने गाउटी आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों का भी इलाज किया है। यह सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है क्योंकि डेयरी बहुत से लोगों को एलर्जी का कारण बन जाती है और यह बहुत अच्छा नहीं होता। हम डेयरी को पचा नहीं पाते क्योंकि हम एंजाइम का उत्पादन नहीं करते। यह इतना सरल नहीं होता। डेयरी मूल रूप से, अगर आप इसे चिकित्सा के नज़रिए से देखें, तो पशु जगत में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो दूसरे जानवर का दूध पीता हो। दूध प्रजाति विशेष का होता है। यह माँ के दूध उसके अपने बच्चे के लिए होता है और इसलिए हमें मैमल्स कहा जाता है। यह शब्द मैमरी ग्लैंड से आता है और एक बार जब हम दूसरे जानवर का दूध पीना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास उसे पचाने की क्षमता नहीं होती। तो हमारी आंत में एक एंजाइम होता है जिसे लैक्टेज कहा जाता है, जो हमें अपनी माँ का दूध को पचाने में मदद करता है। हमारी माँ के दूध में गैलेक्टोज नामक शुगर का सही अनुपात होता है जिसे मानव शरीर पचा सकता है। और जिस क्षण हम कुछ ऐसा लेते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए स्वाभाविक नहीं है, हम समस्याओं में पड़ जाते हैं। जब बच्चा माँ के दूध से दूर हो जाता है तो हमारा लैक्टेज उत्पादन व्यवस्था बंद हो जाता है और जैसे ही हम किसी दूसरी प्रजाति का दूध पीना शुरू करते हैं तो इससे कई तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। डेयरी उत्पादों से हमें कई तरीके की समस्याएं हो सकती है, जैसे पेट की आंतों में लीकेज होना, हमें दूध बहुत पसंद है। हमारे मन में यह धारणा है कि अगर हमें दूध नहीं मिलेगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हमारा पोषण ठीक से नहीं होगा और इसलिए दूध हमारे शरीर और स्वाद से बाहर जाता ही नहीं। इसके लिए हम कुछ भी करते हैं। हम दूसरे कई नुस्खे बनाते और अपनाते हैं, लेकिन दूध हमारे शरीर में जाना ही चाहिए और दूध के प्रति हमारा यही मोटिव है। वैज्ञानिक का कहना है डेयरी उत्पादों में मौजूद संतृप्त फैट और डेयरी प्रोटीन, विशेष रूप से कैसीन और लैक्टोल्ब्यूमिन, शरीर में एलर्जेनिक असर पैदा कर सकता है, सूजन बढ़ा सकता है, अस्थमा के लक्षणों को बढ़ाने के लिए ध्यान देना। इसीलिए इन डेयरी उत्पादों को हटा दे और इसकी जगह पौष्टिक, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को शामिल करें। फल, सब्जियां और हरी सब्जियां होंगी। अस्थमा के प्रभाव को कम करने में यह बहुत सहायक है और यह सहायक भी हो सकता है इस स्थिति को उलटने में। वास्तव में ये मेरा निजी अनुभव भी था। – 2010 में मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे सभी डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से बंद करने को कहा। मैंने भी कहा ठीक है, मैं ये कोशिश करती हूँ। अगर डेयरी काम नहीं करती है तो मैं कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैं डेयरी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रही थी। रोज़ 3 गिलास दूध और दही भी खा रही थी। मेरी रोटियों के साथ पनीर, मक्खन, घी भी होता। जब मैंने डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से बंद कर दिया तो मुझे इसे पूरी तरह से ख़त्म करने में लगभग 5 से 6 महीने लग गए। मेरे अस्थमा के दौरे इस दौरान कम हो गए। मेरे IBS के लक्षण कम हो गए। मैं पहले से ज़्यादा बेहतर और ऊर्जावान महसूस कर रही थी और फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरी ऊर्जा का स्तर बेहतर हो गया। मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी हो गई। मेरी त्वचा जो है वो चमकने लगी। मैंने मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया।
और मैंने बहुत सारी गतिविधियां शुरू कर दी। पहले मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो निश्चित रूप से इस संपूर्ण भोजन प्लांट बेस्ड आहार ने मेरे जीवन को तनाव मुक्त कर दिया है, सकारात्मक और ऊर्जावान बना दिया है। और अब अधिक रिसर्च करने के बाद मुझे लगता है मैं अधिक दयालु भी हो गई हूँ। इवन वेजिटेरियन होने के नाते मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने डाइट पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत है। इसका मतलब पहले हम अपने खान पान में दूध और उससे बने उत्पादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेयरी भी इसका कारण हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक जानकारी थी जो हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिली। क्योंकि मैं वेजिटेरियन थी तो लगा कि बिना डेयरी के कैसे क्या होगा। अब जानते हैं, और वह जिस क्षण हमने डेयरी छोड़ी, हमने अपने स्वास्थ्य में बहुत सुधार देखा, और यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसने हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि माइग्रेन भी, जिससे मैं 18 साल की उम्र से पीड़ित थी। मुझे रोसेसिया थी, बहुत गंभीर त्वचा रोग, ओह मेरे चेहरे पर। और मैं आप जानते हैं, मैं ऊर्जा की कमी से पीड़ित थी, मैं बहुत तनाव में थी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन आप जानते हैं, मेरी त्वचा के बारे में मैं बहुत भयानक महसूस करती थी। मेरे बेटे का अस्थमा क्रोनिक था, मेरे बड़े बेटे को और पति को एसिडिटी, मेरे ससुराल वालों का बीपी और शुगर कम हो गया, और मेरे एक रिश्तेदार को कैंसर है। वो बहुत कुछ ठीक हो रहा है। अचानक दिमाग में यह विचार आया, A2 गाय का दूध हमारे लिए अच्छा होगा। A2 गाय का दूध पीना शुरू कर दिया, और दूध, घी, दही सब कुछ A2 गाय। इसलिए अब मेरी देखभाल की जाएगी। भारतीय शायद 100 साल पहले से ही अपने देशी गाय का दूध पीते चले आ रहे हैं। इसलिए इस देशी गाय का दूध, दही, घी सब कुछ इसी गाय से पहचाना जाता है, और इसलिए अब यह अवधारणा बन गई है कि A2 दूध हमारे लिए अच्छे होने चाहिए। आइए सुनते हैं कि A2 दूध के साथ क्या क्या होता है। हम जिन मुख्य कंपाउंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं वे लगभग एक जैसे ही हैं, इसीलिए इसमें अभी भी कैसीन है, चाहे किसी भी तरह का कैसीन हो। कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए तो बेहतर है क्योंकि मुझे सूजन या कुछ और नहीं होता, लेकिन मुद्दा ये है कि इसमें अभी भी कैसीन है, इसमें IGF है, इसमें तनाव हार्मोन है, इसमें अन्य कंपाउंड्स हैं जो वास्तव में शुरू से ही आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये A2 दूध है या A1 दूध है। मेरा मतलब है, मेरे पास बहुत से लोग आए हैं और कहा मैं तो बस A2 मिल्क पी रहा हूँ। आपको फिर भी वही बीमारियाँ होंगी जो डेयरी आपको देती हैं, और आप जानते हैं आपको मूल रूप से इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके शरीर में इनमें से कोई भी चीज़ ना जाए। मैं बस इनसे दूर रहने की सलाह दूंगा, मैं ज़ीरो मिल्क की सलाह दूंगा। देखिए, हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ यह अवधारणा है कि दही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि बटर मिल्क भी, हमें दही खाना चाहिए, बाकी सब कुछ आप छोड़ना चाहेंगे, लेकिन दही चीनी नहीं। चेन्नई में दही चावल है, गुजरात में छाछ है, महाराष्ट्र में ताक रायता, पंजाब का लस्सी है। तो यह एक भारतीय के दिल के बेहद करीब होता है, और यह विचार है कि यह हमें स्वस्थ बैक्टीरिया देते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ, इसमें किण्वन प्रक्रिया और स्वस्थ बैक्टीरिया होते हैं। हालांकि कच्चा माल क्या है? दूध, और दूध में अभी भी एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, कीटनाशक होते हैं, और आपको अभी भी वे सभी समस्याएं होंगी जो डेयरी उत्पाद आपको दे रहे हैं। और इसलिए मैं सुझाव देती हूँ कि दही को भी ख़त्म कर देना चाहिए अपने खाने से। हालांकि जब हम पौधे आधारित दही बनाते हैं तो हमारे पास एक विकल्प होता है, यह फर्मेंटेशन प्रोसेस भी है। इसमें स्वस्थ बैक्टीरिया भी होते हैं, और यह डेयरी दही का एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो आपके पास अभी भी एक हैंड कट होगा। आप अभी भी अपना छाछ ले सकते हैं,
आप अभी भी अपना रायता, अपनी लस्सी, अपना श्रीखंड, सब कुछ जो दही से बिल्कुल उसी तरह बनाया जाता है। जब टीनेजर्स मेरे क्लिनिक में आते हैं तो मैंने देखा है कि उन्हें बहुत सारे पिंपल की समस्या होती है और वे स्थानीय रूप से कोई ना कोई लोशन लगाना चाहते हैं, लेकिन यह स्थानीय रूप से कुछ लगाने के बारे में नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, और हमेशा मैं उन्हें चीज़ के आदी पाती हूँ। और चीज़ का मुहासों से सीधा सीधा संबंध होता है। चीज़ में कैसीन के हिस्से के रूप में मौजूद क्यूसोमोर्फिन हमें इसकी लत लगा देते हैं, इसलिए किशोर चीज़ के आदी हो जाते हैं और कोई आश्चर्य नहीं कि उनके द्वारा भी पिंपल्स की समस्या होती है। वे आते हैं, मुझसे कहते हैं, डॉक्टर मैं चीज़ छोड़ नहीं सकता, चीज़ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, हर रोज़ चाहिए, चीज़ तो हेल्दी है ना। आजकल हम होटल जाते हैं और मेन्यू देखते हैं और हर डिश में बहुत सारा चीज़ होता है। यहाँ तक कि भारतीय व्यंजन भी चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच या बेक्ड डिश के अलावा हम डोसा या पाव भाजी या पराठे और बहुत सारी दूसरी डिशेस में भी चीज़ देखते हैं। तो ये क्यों होता है? जब हम छोटे थे तो हमने पूरे साल में केवल एक क्यूब चीज़ देखी थी और हमने शायद ही इसे कभी खाया हो या हमें इसका स्वाद भी पसंद आया हो। लेकिन इन दिनों मैं टीनेजर्स को बहुत सारा चीज़ खाते हुए देखती हूँ, क्योंकि यह हर जगह उपलब्ध है। बाज़ार में 50 प्रकार के पनीर उपलब्ध हैं और यह इतनी आसानी से लत लगाने वाला है कि कोई नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दूध में, चीज़ में कैसीन होता है जो हमारे शरीर में मॉर्फिन जैसे रिसेप्टर्स के साथ मिल जाता है, जिसे अब शरीर में कैसोमॉर्फिन कहा जाता है, जिससे डोपामाइन जैसा प्रभाव होता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि टीनेजर्स को हर समय चीज़ की लत हो जाती है और वे हर दिन किसी न किसी भोजन में चीज़ चाहते ही हैं। साथ ही यह ज्ञात हो जाता है कि चीज़ का अत्यधिक सेवन टीनेजर्स में मुहासे का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से चीज़ की मोह थी, जिसके लिए मुझे शाकाहारी बनने के बाद लगभग 2-3 महीने लग गए। मैं चीज़ के अलावा बाकी सब कुछ 3 महीने तक छोड़ने में सक्षम था, क्योंकि मुझे अभी भी ये स्वाद पसंद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की मोह नहीं है, लेकिन एक समय पर मुझे इसकी बहुत लालसा थी। तो नर्सों का अध्ययन हाल के दिनों में किए गए सबसे बड़े वैज्ञानिक अध्ययनों में से एक है। 9600 से लेकर 1,00,000 नर्सों का अध्ययन किया गया और एक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उनके खून में एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हुई थी, ज़्यादातर डेयरी उत्पादों के सेवन के कारण। कुछ मांस उत्पाद भी हैं। और फिर मैंने जो पहले कहा था उसे मान्य करता है, जो ये है कि यदि आप अधिक दूध वगैरह पीते हैं तो आप जानते हैं आपके खून में अधिक एसिडिटी होगी और इससे आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है। जब मैं लोगों को दूध से बनी चीज़ें छोड़ने के लिए कहती हूँ तो वे तैयार हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनमें से कोई उठकर कहता है, अरे मेरे कैल्शियम का क्या? कैल्शियम? अरे इसके लिए मैंने पूरी किताब लिखी है। हमें पौधों से कैल्शियम कैसे मिलता है? आप क्या सोचते हैं, गाय और भैंस को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? घास से। हमारे लिए भी यही है। कैल्शियम पाने के लिए पौधों पर आधारित आहार पर्याप्त है। कैल्शियम की उच्च मात्रा वाले बहुत से स्रोत हैं, यहाँ तक कि डेयरी उत्पादों से भी अधिक हैं। तो सिस्टम को नॉनवेज द्वारा नुकसान पहुंचाने के लिए 2 प्रकार के रास्ते होते हैं।
पहला है सिस्टम में सूजन और एसिड को बढ़ाना, जो आईजीएफ के अलावा प्रॉब्लम को फेस करने का एक बड़ा कारण बनता है और सिस्टम के अंदर फैट का अधिक जमाव करता है। ये ज़्यादा फैट खुद ही अंदर से रिसेप्टर्स को जाम करना शुरू कर देता है। जैसा कि डॉक्टर बर्नार्ड ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, ये च्युइंगम के प्रभाव जैसा है। तो बाहर से आईजीएफ मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन स्तर पर एसिड से सूजन पैदा करता है और अंदर से वसा का जमाव। इसके अलावा उनमें से कई बहुत छोटे पोषक तत्वों से रहित होते हैं। जब आप उन्हें पकाते हैं तो एंजाइम खत्म हो जाते हैं, विटामिन और मिनरल्स का स्तर कम हो जाता है और डीमिनरलाइजेशन अपने आप में एक बहुत ज़रूरी कारक है, क्योंकि मिनरल्स हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाते हैं और यदि हम बार बार डेयरी या नॉनवेज खाते हैं तो उससे आने वाला एसिड हमारी मांसपेशियों और हड्डियों से मिनरल्स को बाहर निकाल देगा ताकि वो प्रवाह में एसिड को बेअसर कर सकें, और ये डीमिनरलाइजेशन प्रणाली के अंदर ही खुद से कई नई समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो यह एक आम चिंता है कि लोगों को हड्डियों के लिए दूध की ज़रूरत है, कि शायद उन्हें हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। लेकिन पहला सवाल यह है कि हमें कितने कैल्शियम की ज़रूरत है, हम सचमुच नहीं जानते। विशेषज्ञों का ये कहना है काफ़ी अलग अलग है। जो WHO कहता है हमें 500 मिलीग्राम की ज़रूरत है, यूके का कहना है कि हमें 700 की ज़रूरत है, और अमेरिका में हम सुनते हैं कि 1000 मिलीग्राम बता रहे हैं। इसलिए हमें शायद उतने कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं जितना हमें बताया गया है। हम हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे कोलार्ड ग्रेन्स और सरसों के साग से भरपूर कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं, जो भारत में बहुत प्रचलित है, और सभी बीन्स वाली फलियां भी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं, और फोर्टिफाइड वनस्पति दूध या सोया भी कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। हमें कितने कैल्शियम की ज़रूरत है, यहाँ एक बेहतरीन चार्ट है जिसे आप किताबों में देख सकते हैं। यह हमारे भारतीय दर्शकों के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें तुलना के लिए अमेरिकी और यूके चार्ट भी हैं, और आप देख सकते हैं कि जब आप बचपन में बढ़ रहे होते हैं तो आपको औसतन 600 ml की ज़रूरत होती है, और जब आप किशोरावस्था में तेज़ी से बढ़ते हैं तो आपकी कैल्शियम की ज़रूरतें ज़्यादा हो जाती हैं। और फिर गर्भावस्था और स्तनपान के बारे में सोचिए। बेशक इन माताओं को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, और जैसे जैसे मेनोपॉज पास आता है महिला को बहुत अधिक कैल्शियम चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे सहज दर्शकों के लिए औसतन 600 और कुछ हालातों में 1200 ml कैल्शियम की सिफारिश की जाती है। हम इसे पौधे आधारित आहार से बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने किसी 3, 4, 5 साल के बच्चे को देखा है जिसे गाय या भैंस का दूध पीने के लिए मजबूर किया जा रहा हो और वह खुशी खुशी दूध पी रहा हो? मैंने शायद ही किसी को देखा है। वो रोते हैं, वह मना करते हैं। दादी नानी घर के चारों ओर बच्चे का पीछा करती है। वह बच्चे को दूध पीने के लिए मनाने की कोशिश में दूध में तरह तरह की चीज़ें मिलाती हैं। और बच्चा दूध पीना क्यों पसंद नहीं करता? शायद ही कोई बच्चा हो जो वास्तव में दूध का आनंद लेता हो। जब उन्हें ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता है तो वह इसे पसंद करने लगते हैं। तो इसका कारण यह है कि ज़्यादातर बच्चे आपको बता नहीं पाते, लेकिन उन्हें पेट में दर्द होता है, उन्हें गैस होती है। मल में मौजूद भोजन के एसिड कंटेंट के कारण उनके गुदा क्षेत्र में जलन होती है, दूध में होने वाले परिवर्तनों के कारण, और यही समस्या का कारण बनता है। और बच्चा आपको ये सब बताने में नाकाम है। तो दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, लेकिन बहुत से पौधों से मिलने वाले ऑप्शंस में भी कैल्शियम की बेहतर मात्रा होती है। इसलिए दूध में हार्मोन्स और सैचुरेटेड फैट का पैकेज होता है और फाइबर नहीं होता। तो बेहतर स्रोतों से कैल्शियम प्राप्त करना समझदारी है जो पौधों से मिलते हैं। इसलिए मैं हमेशा
अपने मरीजों को नाचनी या रागी या राजगिरी यानी अमरंत पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूँ। तिल के बीज में कैल्शियम बहुत होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम से भरपूर होती हैं। ब्रोकली जैसी कई और सब्जियां भी कैल्शियम से भरपूर होती हैं। इसलिए अगर सही तरीके से सब्जियां चुनी जाए तो हमें कैल्शियम के लिए दूध की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको नियमित साधारण स्थानीय बाजारों में मिलने वाले साग सब्जियों से कितनी आसानी से कैल्शियम मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं बहुत ही साधारण खार मार्केट में हूँ। यह एक म्यूनिसिपल मार्केट है और प्रोटीन स्रोतों और कैल्शियम स्रोतों की तलाश में मैं घूम रही हूँ। यह अब फरवरी के महीने में एक मौसम आता है और हमें यहाँ मिलता है पापटार, या इसे हरा भरा भी कह सकते हैं। ओह, और यह हमारे हरे चने के अलावा और कुछ नहीं है। राजमा बीन्स भी हैं जिसे आप पका और खा सकते हैं। यह बीन इस तरह दिखता है, जब आप इसे खोलते हैं तो आपको राजमा बीन मिलती है जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही भरपूर मात्रा में होते हैं। और फिर आपके पास हरे भरे जो बीन्स हैं उसमें आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखे हुए कितने तरह के हरे भरे ऐसे बीन होते हैं जिससे हम चाट भी बना सकते हैं। और यहाँ बहुत से लोगों ने इसे नहीं देखा है। ये ब्रॉड बीन्स हैं, ये भी बहुत उच्च श्रेणी के होते हैं। मैं बस इतना ही कहने जा रही हूँ कि प्रोटीन प्राप्त करें, ये इसी बाज़ार में हैं जो बहुत साधारण बाज़ार हैं। यहाँ बहुत सस्ते में ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं और मैं नियमित रूप से इस बाज़ार में यहाँ आती हूँ और देख रही हूँ कि यहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं मूली की पत्तियाँ देख रही हूँ जो कैल्शियम से भरपूर हैं। आप लाल अमरंथस भी देख सकते हैं, आप सरसों भी देख सकते हैं, आप पालक भी देख सकते हैं, आप मेथी देख रहे हैं यानी फेनुग्रीक, पुदीना। ये सभी बहुत ही सरल सॉस हैं जो कैल्शॉग में आसानी से उपलब्ध हैं। यह भी जैविक रूप से उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ को पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इनमें ऑक्सलेट हो सकते हैं लेकिन पकाने पर यह बहुत बेहतर होता है। आप इन सागों से कच्ची स्मूदी भी बना सकते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में भी शामिल करें। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। तो संक्षेप में मैं आपको कुछ कैल्शियम सुपर फूड बताती हूँ। तिल, काली और सफ़ेद नाचनी, इसे रागी, शलजम का साग, मोरिंगा और करी पत्ते भी, सभी अंकुरित अनाज, अजवाइन के बीज, ब्रोकली, केल और बोक चॉय, सोया परिवार और ताजे फल और सभी सुंदर रंगीन सब्जियां कैल्शियम सुपर फूड कहलाती हैं। तो मेरे कैल्शियम का क्या? कैल्शियम हर कोई कैल्शियम के बारे में पूछता रहता है। मुझे अपना कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम हमारे आसपास ही मौजूद है, सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद है। यह इतना ही सरलता से मिल जाएगा। तो यह शायद सबसे बड़ी समस्या में से एक है जिसका सामना दुनिया में कहीं भी एक पौधे आधारित बाल रोग स्पेशलिस्ट को करना पड़ सकता है, लेकिन विशेष रूप से भारत में जो दुनिया की डेयरी राजधानी है और साथ ही मुझे लगता है डेयरी की सिफारिश करने और लंबे समय से यहाँ लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहा जा सकता है विशेष रूप से दूध 0 से 18 साल की उम्र तक ये ठीक है। इसलिए यह समझाना एक बहुत कठिन लड़ाई है कि बच्चों को बढ़ने के लिए दूध की आवश्यकता क्यों नहीं है।
उन्हें स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दूध की जरूरत नहीं है। उन्हें मजबूत बनने और खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी दूध की जरूरत नहीं है। आप पौधों से भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, ये सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और खास तौर पर दिलचस्प बात यह है कि हम छोटे बच्चों में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक देखते हैं, जो कि टॉडलरहुड से लेकर प्री स्कूलहुड तक होती है। तो लगभग 15 महीने की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक यह एक बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा डेयरी उत्पाद रखने के साथ हम अपने बच्चों को डेयरी उत्पाद देने के लिए मजबूर करने के साथ कुछ हद तक उसी तरह जैसा कि हर दोस्त को अपने बच्चे के लिए सही पेय, सही भोजन के रूप में सोचते हैं। बड़ी मात्रा में दूध पीने से आयरन की कमी और एनीमिया का जोखिम भी बढ़ जाता है, जो कई बार सेहतमंद होने के विपरीत है। जब हम 12 या 15 महीने की उम्र में खून की जांच कराते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चा एनीमिया से पीड़ित है और कभी कभी गंभीर रूप से एनीमिया से पीड़ित होता है। बदलाव की जरूरत होती है, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। और कोई कारण नहीं कि हमने पूरी कसरत की सिवाय इसके कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में दूध पीते रहे। तो दूध, जो कि बहुत ज्यादा सेहतमंद होने के विपरीत है, वास्तव में आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास दूध है तो आप बच्चे को बिना किसी मिलावट के उसके मूल रूप में दूध दें। मुझे यकीन है कि बहुत कम बच्चे इसे पसंद करेंगे। यह वास्तव में चीनी या सिरप का स्वाद है, जो प्रोटीन शेक और अन्य सभी चीज़ों में जाने वाली मिलावट है, जो वास्तव में बच्चे को आकर्षित करती है। यह दूध नहीं है। किसी भी जानवर के शुद्ध दूध में वास्तव में कोई बढ़िया स्वाद नहीं होता जो बच्चे को आकर्षित करे। तो यह दूध की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वेस्टर्न इंटरेस्ट द्वारा बनाया गया है। मैं आपको कुछ शक्तिशाली शाकाहारी जानवरों के उदाहरण बताती हूँ। ये हैं जेब्रा, गाय, जिराफ, हाथी, ऊंट, बकरी, खरगोश, घोड़ा, हिरण, गधा और दरियाई घोड़ा। और इनमें कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। एक लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च की थी। 20,000 या उससे ज़्यादा महिलाओं पर रिसर्च उस समय से की गई जब वे युवा महिलाएं थी। उनकी उम्र बढ़ती गई, रिसर्च चलती रही। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात देखी, और वो ये है कि जो बचपन में जितना ज़्यादा दूध पीती थी, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस, कमज़ोर हड्डियाँ और हिप फ्रैक्चर होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती थी। तो ये एक बहुत ही क्लियर रिसर्च थी जिसमें कहा गया था कि आप जितना ज़्यादा दूध पीते हैं, आपकी हड्डियां उतनी ही कमज़ोर होती जा रही हैं। तकलीफ यह है कि कई विज्ञापनों में इसके विपरीत बात की जाती है कि अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा दूध पिएं, जो दुर्भाग्य से बिल्कुल उल्टा है। इसलिए अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो दूध से बचें, यह आपके लिए अच्छा होगा। मुझसे अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक यह है कि डेयरी में सोया दूध से ज़्यादा कैल्शियम होता है। फिर आप कैल्शियम के लिए सोया दूध लेने को कैसे सही ठहराते हैं? क्या हम कैल्शियम की कमी से पीड़ित नहीं होंगे? यहाँ इसका स्पष्टीकरण है। आइए एक पोषण विशेषज्ञ से सुनते हैं। हाँ, सोया में निश्चित रूप से गाय के दूध की तुलना में कम कैल्शियम होता है, लेकिन साथ ही आज की जीवन शैली के संदर्भ में जहाँ कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो नुकसान भी पहुँचा रहा है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन और बहुत सी चीज़ें इस बात पर सामने आई हैं कि कैसे अतिरिक्त कैल्शियम शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस संदर्भ में यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि हम एक पौधे के दूध से इतना कैल्शियम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। आप जानते हैं, अन्य खाद्य सामग्रियों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, चाहे वह दूध के रूप में हो, फोर्टिफाइड अतिरिक्त हो या फिर गोली के रूप में हो। क्या इसकी इतनी ज़रूरत है जिस तरह से हम आज इसे प्रचुर मात्रा में खा रहे हैं? इसमें थोड़ा संयम जरूरी है, जो कि सोया में फैट भी मौजूद है। इसलिए हमें हर बात पर पूरा ध्यान देना होगा। सोया दूध सच में गाय के दूध का एक अच्छा विकल्प है, लेकिन हमारे बच्चों को पीने के लिए वास्तव में किसी सफ़ेद लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। इसलिए
सिर्फ सोया दूध देने के अलावा मैं सुझाव दूंगी कि माता पिता उसी समय कोई हेल्दी नाश्ता दे, इसलिए बच्चे को कोई सफ़ेद लिक्विड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सोया दूध एक अच्छा ऑप्शन है जब आपको इसे स्मूदी या मिल्कशेक में इस्तेमाल करना हो, जो मुझे लगता है कि कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरल घर का बना नियमित भोजन पका हुआ भोजन होना चाहिए, जिससे वास्तव में किसी भी सफ़ेद लिक्विड की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सोया दूध निश्चित रूप से नियमित दूध से बेहतर ऑप्शन है। तो जब हम प्रोटीन के बारे में सोचते हैं तो सभी माताएं जानती हैं कि मेरे बच्चे को विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन वे यह भी जानती हैं कि वे प्रोटीन के लिए अपने बच्चे को दूध देंगी। यदि मेरा बच्चा दूध नहीं पिएगा तो बार बार सोचेंगी कि प्रोटीन के लिए दूध पीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह निश्चित करेंगी कि उनका बच्चा विकास के लिए प्रोटीन का दैनिक कोटा प्राप्त करे। लेकिन सवाल यह है कि दूध में वास्तव में कितना प्रोटीन होता है और हमें कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आइए इसे अभी पता करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में वो कौन सा समय है जब ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। वो समय है नवजात बच्चे से लेकर बच्चे के 1 साल का होने तक का जीवन, और उसका पहला साल बच्चे को मिलने वाला ज़्यादातर भोजन मानव स्तन का दूध होता है। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 100 कैलोरीज में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है, आपका जवाब क्या होगा? सही जवाब 5 से 8% होता है। स्तन के दूध में 100 कैलोरीज में से प्रोटीन 5 से 8% कैलोरीज प्रोटीन होता है, और ये बच्चे का भोजन है जब शरीर का विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि बच्चों की विकास के लिए वास्तव में कितना प्रोटीन ज़रूरी है। और हम आसानी से पौधों के माध्यम से अपना प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पौधों में भी अमीनो एसिड होते हैं। लगभग 20 अमीनो एसिड टोटल होते हैं, जिसमें से 9 आवश्यक हैं, और हमारा मानव शरीर 9 आवश्यक अमीनो एसिड दिए जाने पर अन्य अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो बच्चों के प्रोटीन के स्रोत में से कुछ सोयाबीन हो सकता है, सोया दूध, टोफू या टिम्फे, यहाँ तक कि एडेमामे के रूप में दिया जा सकता है। हमें यहाँ बढ़िया एडेमामे बीन्स मिलते हैं और हम उन्हें स्टीम करके खा सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। हम उन्हें कई अन्य दालों के माध्यम से भी प्रोटीन दे सकते हैं। हमारे पास भारत में कई प्रकार की फलियां उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ का नाम ले तो यह सफेद मटर, हम उन्हें कई दालों के माध्यम से प्रोटीन दे सकते हैं। हमारे पास भारत में कई तरह की फलियां उपलब्ध हैं, जिसमें कुछ का नाम ले तो यह सफेद मटर, मूंग दाल, छोले और राजमा है। ये प्रोटीन के स्वच्छ स्रोत हैं। प्रोटीन बहुत सारी सब्जियों में भी होता है। ब्रोकली आप जानते हैं, उनमें से एक है जो लिस्ट में सबसे ऊपर है। और बहुत सारे अनाज, खास तौर पे बिना पॉलिश किए अनाज, बाजरा, चावल भी हमें प्रोटीन देते हैं। मूल रूप से पौधों में सभी अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं, और हमें बस सही विकल्पों का उपयोग करने की जरूरत है, ताकि हम अपने बढ़ते बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन दे सकें। मैं 15 साल से वीगन हूँ, और 2014 में जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तब मैं पहले से ही 6 साल से वेजिटेरियन थी। तब तक बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि आप अपनी डाइट में किसी भी डेयरी के बिना गर्भवती नहीं हो सकती। क्योंकि हम एक वीगन अनुकूल देश हैं, इसलिए लोग वीगन डाइट पर गर्भधारण करते हैं, लेकिन डेयरी पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। जब कोई महिला अपने परिवार या अपने डॉक्टरों या अपने पोषण विशेषज्ञों को बताते हैं कि वह गर्भवती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिला को बहुत अधिक कैल्शियम और बढ़ते बच्चों को सहारा देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसलिए जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो मैंने अपने से पहले के सभी लोगों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, जिन्होंने वीगन तरीके से गर्भधारण किया था और जो इस प्रक्रिया से गुजरे थे। इस बारे में मुझे बहुत सारी किताबें और ब्लॉग्स पढ़ने को मिले, और मैंने खुद को लोगों को जवाब देने के लिए सक्षम पाया। इस तरह वीगन भोजन के ज्ञान को समझकर खुद को और अन्य लोगों को यह साबित किया कि वीगन डाइट पर गर्भधारण करना संभव है। मैं अब तक 2 बार गर्भवती हो चुकी हूँ, और आप जानते हैं कि मेरी दोनों गर्भावस्थाएं पूरी तरह से स्वस्थ रही हैं। मैंने जितना संभव हो सका उतना संपूर्ण खाद्य प्लांट बेस्ड डाइट पर लेने पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने सलाद खाया, स्मूदी पी, आप जानते हैं नियमित भारतीय खाना खाया,
और मैंने कुछ भी खास नहीं किया। 20 साल पहले जब मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी तब हमने पीसीओडी या पीसीओएस शब्द नहीं सुना था, या हमारे पास इतने सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक आईवीएफ नहीं थे। लेकिन आजकल हम इसके बारे में बहुत सुनते हैं, इसलिए मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या डेयरी उत्पादों के सेवन और पीसीओडी और इनफर्टिलिटी के बीच कोई संबंध है। आइए सुनते हैं कि समस्या क्या है। मैं बहुत सी लड़कियों और लड़कों को भी समय से पहले प्यूबर्टी प्राप्त करते हुए देख रही हूँ। तो प्यूबर्टी वह समय होता है जब बच्चे अपने शरीर में परिवर्तन देखते हैं, और जब प्यूबर्टी से जुड़े परिवर्तन लड़कियों में 8 साल से कम उम्र में और लड़कों में 9 साल से कम उम्र में देखे जाते हैं, उसे अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। अर्ली प्यूबर्टी बहुत से कारणों की वजह से बढ़ रही है। उनमें से कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित है, लेकिन इसके साथ ही हमारा आहार और जीवन शैली भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए एक बच्चा जो पर्याप्त व्यायाम नहीं कर रहा है और वह ठीक से खाना नहीं खा रहा है, वह अतिरिक्त वज़न बढ़ाएगा। शरीर में ज़्यादा फैट होने के कारण दिमाग पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करके प्यूबर्टी हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है, और यह समय से पहले प्यूबर्टी को आमंत्रित करता है। आहार जो फाइबर में कम हो, फैट में ज़्यादा है, वह अर्ली प्यूबर्टी में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो मुख्य रूप से डेयरी और पशु पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है। जो गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, कुछ महीनों के लिए अपने आहार से डेयरी उत्पादों को हटाने की कोशिश करना उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। और देखें कि आपका अपना हार्मोनल चक्र कैसे खुद को रीसेट करता है, और गर्भधारण करना एक बहुत ही स्वाभाविक खुशी का मामला बन जाता है। जब मैं और मेरे पति शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तरह की प्रेगनेंसी वाली चीज़ के रोकने का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम हमेशा सामान्य वैवाहिक जीवन जी रहे थे। लेकिन हमारे माता पिता हमसे कहते थे यह समय है कि आप दोनों को अपना परिवार शुरू करना चाहिए, लेकिन हम जैसे थे वैसा ही ठीक महसूस कर रहे थे। बच्चे पैदा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं और मेरे पति दोनों का मानना था कि अगर गर्भ नहीं हो रहा तो हमें किसी भी तरह के उपचार की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन उपचारों के लिए जाने में कुछ गलत नहीं है, तो आप जानते हैं कि एक स्त्री रोग जानकार से मिलना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर स्त्री रोग विशेषज्ञ पूरे पौधे आधारित आहार को सपोर्ट नहीं करते। सौभाग्य से मैं इतनी किस्मत वाली थी कि मुझे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ मिले, जिन्होंने मुझे इस आहार के साथ जिन्होंने मेरा समर्थन किया, और उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम जारी रखना चाहती हो तो यह बिल्कुल ठीक है। जब तक तुम पौधों पर आधारित भोजन खा रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरे और मेरे पति की चौंकने की बात तब थी जब 6 या 8 महीने हो गए और हम पूरी तरह से पौधे आधारित डाइट पर थे, और मैं गर्भवती हो गई। और ओह, उस समय गर्भ धारण करने के लिए मेरी उम्र 39 साल थी, यानी 39 ईयर्स, और वह भी स्वाभाविक रूप से। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी, और हम इस बारे में बहुत खुश थे। हमने इस बात का स्वागत किया, और मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि यह मेरे लिए सही आहार है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अपने पीरियड्स में, अपने शरीर में, अपने दिमाग में बहुत फ़र्क महसूस करती थी। जिस पल मैं गर्भवती हुई, एक सवाल था, अब माँ और सास दोनों इस आहार को लेकर संतुष्ट नहीं थी। वे हमेशा कहती थी ऐसे तुम कैसे रह पाओगी, आपको दूध पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, क्योंकि यह प्रसव में बहुत मदद करता है, वगैरह वगैरह। पर मुझे पौधों पर आधारित भोजन पर ही भरोसा था, और मैंने कहा नहीं, इससे मुझे गर्भधारण करने में मदद मिली है, इसका मतलब है इसमें सभी कुछ सही है और मैं इसे जारी रखूँ। मेरे लिए शाकाहारी होने के नाते, पौधे आधारित आहार पर गर्भवती होने के नाते, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ जो मेरे नियंत्रण से बाहर हो। मुझे अपने आहार में अतिरिक्त प्रोटीन या कैल्शियम जोड़ने के लिए कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना पड़ा। यह मेरे लिए आसानी से चला गया। मुझे बमुश्किल कोई मतली हुई हो ऐसा मुझे नहीं लगा, और मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ वजन के साथ पैदा हुए।
बिना मुझे अपने आहार में कोई अतिरिक्त डेयरी उत्पाद या पशु उत्पाद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, हम आपको एक परिवार से मिलवा रहे हैं। माता पिता ने किसी अन्य जानवर का दूध ना देने का फैसला किया। बच्चे को स्तनपान कराया गया और उसके बाद कोई डेयरी नहीं। वह सिर्फ प्राकृतिक भोजन और ज़्यादातर कच्चे रूप में फल और सब्जियां ही खा रहा था। जब आप उसके विकास को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वह कितने शानदार तरीके से बड़ा हो रहा है। यह हमें अपने बच्चे को जीवन में बहुत कम उम्र में डेयरी उत्पाद देने के बारे में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। मुझे लगता है कि एक बात जो हमने शुरू से ही समझी थी वह ये थी कि भोजन को उसके नेचुरल रूप में ही खाया जाना चाहिए। ये ओवर प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। और जब तक आप उस सिद्धांत पर टिके रहेंगे तब तक यह बहुत स्वस्थ रहेगा। हमने इसके संकेत बहुत पहले ही देख लिए थे। इसका परिणाम, हम हमेशा यह सवाल करते थे कि अगर आप डेयरी उत्पाद नहीं खा रहे हैं तो शरीर को कैल्शियम कैसे मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं, हमारे पास पूरी जानकारी, शोध, ज्ञान था। यह बहुत स्पष्ट था कि आपको तब डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं थी। और हमने यह देखना शुरू कर दिया क्योंकि वह केवल माँ का दूध पी रहा था और साथ ही वह कुछ भी खा रहा था, फल, सब्जियाँ, ऐसी ही चीज़ें। यहाँ तक कि जब उसके पहले दांत निकल रहे थे तब भी हमें परिणाम दिखने लगे, क्योंकि जब वह 8 महीने का हुआ तो उसके 8 दांत पहले से ही थे। यहाँ तक कि उसका चलना, दौड़ना, चढ़ना, ये सब चीज़ें जो बच्चे स्वाभाविक रूप से करते हैं वह भी उसने बिना किसी कठिनाई के किया। अगर उसे मौका मिलता तो वह बहुत आत्मविश्वास से काम करता। इसलिए जब वह बड़ा हो रहा था हमने कभी भी कोई चिंता नहीं देखी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी शारीरिक विशेषताओं में वह बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है। हम मानते हैं कि यह प्लांट बेस्ड आहार की वजह से है। भगवान ने किया हुआ खाना खाते हैं तब भगवान क्या कमाल है। वाह, हम हमेशा से सोचते थे कि डेयरी पवित्र है। आप डेयरी के बिना जीवन नहीं जी सकते, आपको इसे लेना ही होगा। लेकिन यहाँ जो कुछ भी दिखाया गया वह पूरी तरह से अलग था। सभी शोध, डेटा, इलाज, डॉक्टर आपसे बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बहुत सारी सिफारिश पत्र, कहानियाँ जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। यह हमें उम्मीद देता है हमारे बच्चों और महिलाओं को इस जानकारी से मदद की ज़रूरत है। हम हमारी ज़िंदगी के पहले या दूसरे महीने में ही पशु दूध से शुरुआत करते हैं, लेकिन अब समय आ गया है हम इस पर फिर से विचार करें, एक अलग रास्ता अपनाएं, अपनी समझदारी से निर्णय लें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। मैं आपसे अगले अध्याय में मिलूंगी और बताऊंगी कि कैसे डेयरी उत्पादों का संबंध हमारे रहने के तरीके से जुड़ी हुई बीमारियों से है। साथ ही ऐसे कई लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ भी हैं जिन्होंने डेयरी उत्पादों को छोड़कर अपनी बीमारियों को ठीक किया। नमस्ते।